बच्चों आज हम डिस्कस कर रहे हैं 2024 का फिजिक्स का पेपर जो CUT में आया था। तो फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। टू चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट डिस्टेंस d अपार्ट इन द वैक्यूम एक्सर्ट ए फोर्स F। Two particles placed at distance d apart in the vacuum exert a force F on each other. Now each of the charge is doubled. दोनों चार्जेस को मान लो डबल कर दिया गया है। तो कीप द फोर्स अनचेंज। तो F इज इक्वल टू होता है बच्चों K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और F डैश इज इक्वल टू क्या बोल रहा है ये कि दोनों चार्जेस को डबल कर दिया गया है, मतलब ये चीज़। तो बच्चों ये ऊपर 4 आ गया है, तो नीचे भी जो है आपके जो डिस्टेंस है, अच्छा डिस्टेंस जो है बच्चों इसको वो D है, D स्क्वायर। तो ऊपर यहाँ पे 4 आ चुका है और फोर्स वापस वही होने के लिए इधर ये डिस्टेंस जो है 2D होनी चाहिए, तभी ये 4 और इस 4 से कैंसिल आउट होगा। इसका मतलब जो डिस्टेंस अभी होनी चाहिए दैट विल बी 2D, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 and 3 microfarad joined in the series and combination is connected to a battery of V volt. The value of potential across the two capacitors is V1 and V2. The energy stored in the two capacitors is U1 and U2 respectively. Fill in the blanks. तो ठीक है, अपने को निकालना है और दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो Q इज इक्वल टू CV है, तो सीरीज में बच्चों चार्ज सेम होता है, तो इसका मतलब C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2 हो जाएगा। तो पोटेंशियल अगर बात करें V1 V2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1। C2 कितना है 3 माइक्रो, ये 2 माइक्रो, माइक्रो माइक्रो कट जाएगी 3/2। तो V1 बाई V2 3/2 आ रहा है। तो बच्चों देखो ये तो गलत हो गया, ये भी रॉन्ग है इसके अकॉर्डिंग, इसमें और इसमें देखते हैं। अब एनर्जी जो है U1 और U2 सीरीज में जो है वो Q स्क्वायर अपॉन 2C के हिसाब से चलती है। तो Q स्क्वायर अपॉन 2C1 Q स्क्वायर अपॉन 2C2। Q स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, C2 C1 आ जाएगा। C2 कितना है, C2 है 3 माइक्रो और ये है 2 माइक्रो। तो इसका रेशियो भी 3/2 आ रहा है, इसका रेशियो भी 3/2 आ रहा है, मतलब आंसर 1 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बच्चों। Two large parallel plate sheets shown in the figure have the equal but opposite surface charge density sigma and minus sigma. इस पे ये a point charge Q is placed at point this P2 and P3 respectively F1 F3. देखो बच्चों यहाँ पर इस पॉजिटिव प्लेट के कारण फील्ड इधर की तरफ होगा, नेगेटिव के कारण इधर की तरफ होगा, नेट फोर्स 0 जाएगा। फील्ड 0 जाएगा तो फोर्स भी 0 जाएगा। इसमें नेगेटिव करंट फील्ड इधर की तरफ, पॉजिटिव करंट इधर की तरफ कैंसिल आउट होगी, 0 आ जाएगा। इधर पॉजिटिव करंट अवे होगा और नेगेटिव करंट टुवर्ड्स होगा, इसका मतलब यहाँ पे नॉन जीरो होगा। इसका मतलब F1 और F3 0 है और F2 नॉन जीरो है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, इसमें आपके बच्चों जो आंसर होगा वो सेकंड होगा। इसमें सीक्वेंस अलग कर रखा है इसने, F1 F3 F2 कर रखा है, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। टू चार्ज पार्टिकल चार्ज मेटेलिक स्फीयर्स विद द रेडियस R1 and R2 आर ब्रॉट इन द कॉन्टैक्ट एंड दे आर सेपरेटेड। द रेशियो ऑफ चार्जेस Q1 Q2 ऑन द टू स्फीयर्स रेस्पेक्टिवली। क्या इन पे रेशियो होगा चार्जेस का? तो हम जानते हैं बच्चों इसमें Q इज इक्वल टू CV होगा। अब दोनों को जब पास में लेके आते हो तो जब तक चार्ज ट्रांसफर होगा तब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। इसका मतलब Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो जाएगा, V दोनों में कॉमन आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1 4 पाई एप्सिलॉन नोट R2 हो जाएगा इसमें। ये सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, R1 R2 आपको दे रखा है, R1 R2 के टर्म में ही है। बस ये आ जाएगा Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 बाई R2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Two resistor 100, 200 are connected in series across 20 volt as shown in the figure. The reading in 200 ohm voltmeter, ये भी 200 है, तो बच्चों 200 पैरेलल में तो 100 हो जाएगा ये, ठीक है 100 हो जाएगा। इसका मतलब इस कॉम्बिनेशन का 100 वोल्ट है, 100 ओम हो गया, 100 ओम हो गया, दोनों इक्वल हैं, 20 वोल्ट आधा आधा बढ़ जाएगा, 10 इसमें ड्रॉप होगा, 10 इसमें ड्रॉप होगा, इस 10 को ये वोल्टमीटर रीड कर लेगा, तो 10 वोल्ट आ जाएगा बच्चों उसका आंसर। नेक्स्ट देखो, द करंट थ्रू 4/3 ohm external resistance connected to the parallel combination of two cells of 2 volt 1 volt EMF internal resistance, ठीक है। तो करंट अपने को चाहिए, तो ये कुछ ऐसे कनेक्टेड हैं, ये 2 वोल्ट है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ होगा, ये 1 वोल्ट है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये सेल हो गया, एक कोई ये सेल है, और ये कनेक्टेड है 4/3 ओम। इसको सोल्व करेंगे तो इस सेल को एक सिंगल सेल बनाएंगे, तो E1 R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 वाला फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। तो बच्चों 2/1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 हो जाएगा ये। इसको सोल्व करेंगे तो 2 प्लस हाफ ये हो जाएगा बच्चों 5/2 ऊपर हो जाएगा, और ये 3/2 इधर हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 5/3 इक्विवेलेंट आ गया आपके पास, ठीक है सेल्स का। अच्छा R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लिख देंगे अपन इसको। कैसे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं, तो 1 + 2 1 × 2/3 आ जाएगा। देखो ये 2/3 ये है, मतलब अपने पास अब एक सेल बन चुका है जिसका है 5/3 वोल्ट, और इंटरनल रेसिस्टेंस आ गया है इसका 2/3 ओम। ये सेल बन चुका है, इसको कनेक्ट किया अपन ने 4/3 ओम से, तो R इक्विवेलेंट सर्किट का कितना बन जाएगा बच्चों, दोनों को जोड़ दो, सीरीज में हो गया तो ये दोनों, तो 2/3 प्लस 4/3 6/3 मतलब 2 ओम आ गया ये। तो करंट क्या आ जाएगा, E अपॉन R इक्विवेलेंट। E कितना है 5/3, R कितना आ गया है 2, तो 5/6 एम्पियर, 5/6 एम्पियर ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चों, द मेटेलिक वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये दिया हुआ है, रेसिस्टेंस आर है, रेसिस्टिविटी रो, द पावर रेटिंग एंड V वोल्ट, द वायर इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच्ड, रिड्यूस द रेडियस टू हाफ टू द ओरिजिनल। तो रेडियस जो है वो हाफ कर दी गई है। द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, तो आपके रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी की और पावर की वैल्यू आपको बतानी है इसमें। तो बच्चों रेसिस्टिविटी में तो कोई चेंज आएगा नहीं, वो तो सेम ही रहेगी बाद में भी, तो क्योंकि वो तो मटेरियल इन पे डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती, मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब ये गलत हो गया है, इसका मतलब ये गलत हो गया है, ये और ये सही हो सकता है क्योंकि इसमें भी रेसिस्टिविटी वही रखी है, ठीक है। रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो R इज इक्वल टू होता है बच्चों ρL/A। रेडियस की बात कर रहा है तो ऐसे मैं एरिया से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ तो ऊपर ये वॉल्यूम बन चुका है,
रो वॉल्यूम अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा जी, तो आर डैश इज इक्वल टू रो वी। अब एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, तो ये आर बाई टू का होल स्क्वायर हो गया। पहले वाला क्या था, पाई आर का होल स्क्वायर था। अब बच्चों ये देखो, टू का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 हो गया ये देखो। तो पहले के रेसिस्टेंस का ये 16 टाइम्स हो गया है। आर डैश इज इक्वल टू 16 टाइम्स। तो 16 टाइम्स इसमें नहीं कर रखा है, ये वैसे गलत है, यही सही हो जाएगा। ठीक है। और रही बात पावर की, तो पावर को क्या लिख दोगे आप, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये पहले पावर थी, बाद में पावर पी डैश वी स्क्वायर अपॉन आर डैश। आर डैश कितना 16 आर हो गया है, तो मतलब पहले की पावर का 1/16 हो चुका है ये। फाइनली ये आंसर अपना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 मैग्नेटिक मटेरियल लिस्टेड बिलो, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मटेरियल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे अच्छा ससेप्टिबिलिटी, तो सबसे बेकार होता है डायमैग्नेटिक, फिर उससे अच्छा होता है पैरामैग्नेटिक, फिर उससे सी। ये ऑर्डर कहाँ पे, ये रहा इंक्रीजिंग ऑर्डर थर्ड में। टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्टेट पैरेलल कंडक्टिंग कैरिंग वायर जिसमें करंट I1 I2 है, हेल्ड एट डिस्टेंस d अपार्ट इन द वैक्यूम, द फोर्स F ऑन लेंथ L ऑफ वन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, क्या होगा, ये अपने को बताना है। तो बच्चों एक वायर ये, इसमें करंट मान लो I1 है, इसमें करंट I2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस दी है। इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट I 1/2 पाई डी। और इस पे जो फोर्स हो जाएगा F इज इक्व टू I2, इसका खुद का, लेंथ इसकी खुद की, और मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले के कारण इसमें लग जाएगा। और साइन 90 डिग्री है, तो I2 L I1 आ जाएगा म्यू नॉट I1/2 पाई डी। तो किसके प्रोपोर्शनल अगर ध्यान से देखें तो बच्चों I1 I2 L इनके प्रोपोर्शनल आ रहा है ये। तो डी पे कुछ है नहीं, पर तो प्रोपोर्शनल टू ये आ जाएगा इसमें देखो। ठीक है, I1 I2 इन एंड L के प्रोपोर्शनल आ रहा है। इसमें अगर देखें तो बच्चों इसमें कोई करंट नहीं है ना, इसको ये वायर नहीं है, इसमें करंट इन द 3I A semiconductor part ABC have equal radius R but resistance to R and R respectively। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, तो इसके लिए आपको करंट को डिवाइड करना पड़ेगा। करंट यहाँ पे देखो बच्चों, पोटेंशियल दोनों में सेम होगा, रेसिस्टेंस डिफरेंट है, तो करंट इस अकॉर्डिंग डिवाइड होगी। तो V इज इक्व टू आई आर, तो जिसमें R ज़्यादा है, मतलब ये मान लो 1 एम्पियर करंट बच्चों इधर जाएगी, 2 एम्पियर इधर जाएगी, तब इनके वी आई और आर का, और इधर आई और आर का मल्टीपल इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा क्योंकि पैरेलल में है। करंट आ गया, अब आपको कुछ भी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए निकालोगे, इसके लिए 0 जाएगा सेंटर पे, इसके लिए भी 0 जाएगा, इसके लिए और इसके लिए अलग अलग निकालना है। इसके कारण ऊपर वाले के कारण अंदर होगा, इसके कारण बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों थोड़ा सा आइडिया लग गया कि इनटू द प्लेन तो नहीं होगा, क्योंकि ये लेंथ, ये करंट ज़्यादा है, तो इनटू द प्लेन वाला तो वैसे गलत हो गया, क्योंकि इसके कारण बाहर की तरफ ही होगा। अब एग्जैक्टली कितना होगा उसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अपने को, और कैलकुलेशन क्या है कि अपने को ये पता होना चाहिए कि हाफ इसके लिए कैसे करते हैं। तो बच्चों वही बायो सावर्त लगा लो आप, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल, साइन 90 डिग्री होगा यहाँ पे। ठीक है, आई डी एल आप लोगे, आर जो लोगे अपॉन आर स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन हम जब करेंगे तो 0 से पाई आर तक जाएगा ये। तो आप मान के चलो म्यू नोट
अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आई इंटू पाई आर आएगा। पाई से पाई कट गया, एक आर से आर कट जाएगा, ये आएगा आपके पास करंट के टर्म में। तो इस वाले के लिए इनटू द प्लेन B1 लिखते हैं पहले, तो म्यू नोट आई 1 एम्पियर या 1 एम्पियर अपॉन 4 रेडियस आर, ठीक है। बट ये इनटू द प्लेन है। B2 म्यू नोट 2 एम्पियर 4 आर आउट ऑफ द प्लेन। इसमें से बच्चों इसको माइनस कर लो, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करो तो ये आ जाएगा म्यू नोट आई अपॉन, ठीक। अच्छा आई है, ये 1 नहीं है बच्चों, 3 आई है, तो आई इधर है और 2 आई इधर है, ठीक है, 2 आई। तो इसमें से माइनस करोगे तो यही आ जाएगा, एक ही डबल था ये, तो अपना फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ए स्क्वायर लूप विद द ईच साइड carrying a current of 10 ampere is placed in the magnetic field of 0.2 Tesla. The direction of magnetic field is parallel to the plane of the loop. The torque experienced by the loop is, torque is equals to simply mb sin theta. The direction of magnetic field is parallel to the plane of the, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ये प्लेन अगर है उसका और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर हो जाएगा और बी इधर है, थीटा 90 डिग्री हो गया। थीटा 90 डिग्री हो गया, ओके। तो ये हो जाएगा बच्चों इसमें आई इंटू ए, ये तो एम आ गया, बी और साइन 90 डिग्री वो 1 हो गया। तो रख दो, आई कितना है 10, एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। बी कितना है 0.2, ये आ जाएगा 0.2 इंटू 10⁻³ 2 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर, ये आंसर हो जाएगा। इन एन एसी सर्किट द करंट लीड द वोल्टेज बाई π/2। करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है, ये तभी होता है जब कैपेसिटिव सर्किट होता है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में ये चीज़ होती है। इन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स for a change of current in the one of the coil is 0 to 10 ampere in 0.25 second. The हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत। in the adjacent coil changes by 15 Weber. The mutual inductance of the coil is, ओके बच्चों देखो, तो डेल्टा फाइज इक्वल टू होता है एम डेल्टा आई। तो ये आ गया आपके 15 वेबर, ये एम हो गया। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमालय -0 10, तो एम आ जाएगा बच्चों इसमें 1.5 हेनरी। उस काउंसलिंग ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के कार्ड प्लस अ वायर ऑफ इरेगुलर शेप इन फिगर ए and a circular loop of wire in figure B. Uniform magnetic field as shown in the figure below. In figure A, the magnetic field is perpendicular into the plane. In figure B, the magnetic field is perpendicular out of the plane. तो हम इसको अगर एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो इसको अपोज किया जाएगा। अपोज करने के लिए फील्ड को इधर की तरफ लाया जाएगा, इसके लिए इसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें कम हो रहा है तो कम हो रहा है को बच्चों को सपोर्ट किया जाएगा, इसको कम नहीं होने देगा बाहर की तरफ। इसको बढ़ाने के लिए इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज दोनों में, एंटी क्लॉकवाइज दोनों में एंटी क्लॉकवाइज। ओके, मैच द लिस्ट ऑफ 4 ग्राफ शोन इन द वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी। तो देखो बच्चों,
रेसिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता फ्रीक्वेंसी के कारण, तो ये इसमें तो हो जाएगा फोर्थ। तो देखो वैसे देखा जाए तो फोर्थ ये भी रॉन्ग हो गया, उस हिसाब से ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये सही चल रहा है। ओके, अब देखो ये वाला, इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर ये एक्स एल में ही होता है, ये तो ओमेगा एल। हाँ, तो ये हो जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस कोयल वाला, तो बी में हो जाएगा बच्चों इसमें थर्ड, तो ये वाला ही सही रहे। और सी ये आपके कैपेसिटर में हो जाएगा, और ये इम्पीडेंस में होता ही है, अपन पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ये वाला जो है ये कैपेसिटर हो जाएगा, और ये वाला इसमें इम्पीडेंस अपने आएगा, ठीक है। तो कैसे रेजिस्टेंस वेरी करता है फ्रिक्वेंसी के साथ, ये क्वेश्चन था। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेशियो ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों के एनर्जी डेंसिटी सेम होती है, सेम आती है बिल्कुल, ठीक है, दोनों का सेम रोल। नेक्स्ट, ऑन द फॉलोइंग द करंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। तो वेवलेंथ जो है बच्चों, इधर से इधर जाएंगे तो फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, और इधर से इधर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ती है। तो इसने क्या पूछा है अपने को, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ये है, इधर बढ़ेगी इधर घटती चली जाएगी। तो रेडियो, फिर माइक्रो, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर एक्सरे, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर तो बच्चों इसी में लग रहा है। देखो रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, और ये इधर की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, एक्सरेज, गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज, वो भी आती है बाद में, ठीक है। तो इसमें थर्ड हो जाएगा। ये देखो, ये थोड़ा आपके मेमोरी वाला क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 18, पढ़ो इसको। देखो बच्चों, माइक्रोवेव जो है वो आपको ध्यान रखना है, वो मैग्नेट्रॉन से प्रोडक्शन इसका होता है। और इंफ्रारेड वाइब्रेशन ऑफ एटम से, और एक्सरेस बॉम्बार्डिंग ऑफ लार्ज एटॉमिक नंबर और मेटल इंटीग्रेटेड, वहाँ से रेडियो वेव्स का एलसी ऑसिलेशन से करते हैं। तो इसमें आपके ये सेकंड हो जाएगा, इसको ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन वाली चीज़ें हैं ये। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इन द फिगर गिवन ए पी बी इज ए कर्व सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर सेपरेटिंग एयर एंड ए ट्रांसपेरेंट मटीरियल म्यू इज इक्वल टू 4/3। A point object O is placed in the air on the principal axis 20 centimeter from P. P से 20 centimeter distance of image of O from, ठीक है। तो इसमें बच्चों ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, V2 अपॉन μ2 V माइनस μ1 U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R, ये लगा देंगे। तो μ2 क्या है 4/3, तो 4/3V माइनस 1, और U कितना है -20, तो +20 हो जाएगा इधर। μ2 माइनस μ1 4/3 माइनस 1, R कितना है इसमें 20, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और इधर से इधर है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव में आएगा -10। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो 4/3V इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बच्चों 1/3, 1/3, तो -1/30 -1/20। इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो 60 होगा, -2 -3 4/3V, ये -5/60 मीन्स -1/12। इसको इसके बराबर रख दो, तो 3V डिवाइडेड बाई 4 जो है वो -12 आ रहा है बच्चों। ये 4 टाइम्स
ठीक है, तो V आ जाएगा -16 सेंटीमीटर। लेफ्ट नेगेटिव मतलब लेफ्ट की तरफ ही आएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ फिक्स वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस विल बी। पावर ऑफ लेंस इज जो है बच्चों वो होता है 1/f, और 1/f होता है μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1, और 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये बोला ये तो फिक्स है, और ये अगर एयर है तो ये μ-1 के प्रोपोर्शनली आ गई आपकी पावर, देखा जाए ये आ जाएगा बच्चों इसमें आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ correctly represent the variation of image distance v of convex lens of focal length f versus, ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस के साथ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है तो उसके साथ साथ इमेज की डिस्टेंस क्या होगी। तो ऑब्जेक्ट आपके नेगेटिव में है और इमेज आपके पॉजिटिव डायरेक्शन में बनती है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात करें, इन्फिनिटी पे रखो तो इधर तो ये पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और वो नेगेटिव, ये सही नहीं है। अच्छा, ऐसा भी नहीं होता क्योंकि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। तो ये दोनों पॉजिटिव बता रहे, ये भी गलत है। सबसे बढ़िया रिप्रेजेंट कौन कर रहा है इसको, ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूजिंग द लाइट फ्रॉम ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स to study the diffraction in the single slit of width this much, the linear width of central maxima is measured to be 5 mm on the screen 50 centimeter away. The wavelength of the light used. The width 0 from the single slit of width 0.1 mm and the linear width of central maxima. linear width ये होती है, अच्छा ये दे रखा है इसने 0.1 mm, ये दे रखा है इसने 50 सेंटीमीटर। ओके, एंड द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज मेजर टू बी, ये दे रखा है बच्चों 5 mm। आपसे केवल ये पूछा है, निकाला जा सकता है आराम से। लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा डी अपॉन 2 कैपिटल डी। सिर्फ कैलकुलेशन है बस। 5 10⁻⁻³ डी है 0.1 10⁻⁻³ डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल डी कितना है 50 सेंटीमीटर 10⁻⁻²। ये 100 हो जाएगा बच्चों, 100 से ये 100 ही कट गया, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 5 और 10⁻⁻7 मीटर। ये आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 mu naught is incident on the metal with the threshold frequency mu naught. The correct statement of the following. अगर इस H2 न्यू नोट के आप डाल रहे हो, इसमें H न्यू नोट वो है, तो ये VEV ऐसे अपन लिख सकते हैं। No photoelectrons will be emitted. All photoelectrons emitted will have the kinetic energy equals to the maximum kinetic energy of photoelectron. हाँ, ये बात कर सकते हैं अपन। इसमें से माइनस हो गया तो अच्छा, ये काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर भी तो लिख सकते हो आप इसको। तो H न्यू नोट जो हो जाएगा बच्चों के मैक्सिमम हो, इसे लिख सकते हो आप। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, नाउ a point source caused a photoelectric emission. The metallic plate is moved away from the plate. The variation of photoelectric current with the distance from the source is correctly represented by. तो बच्चों ये तो कंफर्म है कि जैसे जैसे आप दूर जाओगे इंटेंसिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग।
वो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो और नॉन लीनियरली डिक्रीज होगी, तो ये और ये तो वैसे ही गलत हो गया, डिस्टेंस बढ़ी ये भी बढ़ रहा है, ये नॉन लीनियर नहीं, ये ऐसे इस तरीके से होता है, आई इज प्रोपोर्शनल टू 1/d² के प्रोपोर्शनल चलता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ v हैज ए de Broglie wavelength lambda, on the doubling the acceleration potential de Broglie wavelength of this will be। तो लैम्बडा इज इक्वल टू होता है h/p, p को ओपन √2 me, e को ओपन q इंटू वी भी लिख सकते हैं। ये चार्ज होता है, पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल को आप डबल करोगे, ऑन डबलिंग द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल द de Broglie wavelength of proton, तो remains unchanged, become 4 times, become double, decreases, ठीक है। देखो बच्चों, ये बोल रहा है कि अगर पोटेंशियल को डबल करेंगे तो बताओ फिर क्या होगा, इसमें डबल करोगे तो बच्चों यही होगा कि लैम्बडा जो है वो हो जाएगा h/√2m/q/2v, मतलब जो भी पहले लैम्बडा था इसका √2 डिक्रीज हो जाएगा, बस ये कह सकते हैं। रिमेन्स अनचेंज हो नहीं सकता, बिकम 4 टाइम क्लियर नहीं है, ये तो डबल भी नहीं हो रहा है, तो डिक्रीज लिख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड लेवल इन द हाइड्रोजन एटम इज के यूनिट, द वैल्यू ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी रेस्पेक्टिवली। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव और टोटल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ टोटल एनर्जी। तो आप देख लो, तो अगर आपको द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज के यूनिट, तो पोटेंशियल, अच्छा इसको बोल रहा है वो के, तो टोटल एनर्जी तो हो जाएगी बच्चों यहाँ पर -k, और रही बात पोटेंशियल एनर्जी की, वो -2k हो जाएगी। पहले पोटेंशियल जी पूछी है, ठीक है, ये आ गया इसमें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू न्यूक्लियाई हैव द मास नंबर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, द डेंसिटी ऑफ रेडियस ऑफ द न्यूक्लियाई। अच्छा, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई ये बच्चों हमेशा कांस्टेंट रहता है, आपको पता है, ठीक है, m/a/, जो अपन इसका वॉल्यूम लिखते हैं 4/3πr³, ठीक है, और इस r³ में ma/4/3πr0 1/3 आता है, तो a कट जाता है इसमें, तो ये कांस्टेंट आता है, ये 1:1 ही आएगा इसमें। नेक्स्ट देखो, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इमिटेड in the hydrogen spectrum corresponding to difference series are as under, तो इसमें आपको बताना है क्या ऑर्डर रहेगा। The shortest wavelength emitted in hydrogen atom corresponding to different are under, देखो the wavelength arranged correctly in the decreasing order, डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो बच्चों, इसमें डेल्टा ई जो होगा वो जाएगा hc/λ, तो लैम्बडा इज इक्वल टू hc/डेल्टा ई। तो जिसमें ये सबसे ज़्यादा होगा उसमें वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। तो बच्चों इसमें देखो, पहले तो आता है सबके आपके फॉन्ट, ठीक है, फिर आपके कौन सा जाएगा इसमें, ब्रैकेट, फिर बामर, और फिर लाइमर, लाइमर बामर ब्रैकेट फुल, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा वेवलेंथ, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम जो होगी तो इस तरीके से अपन लेंगे इसमें। तो ये मैक्सिमम डिफरेंस कब आएगा, जब वो हाईएस्ट से उसके उस लेवल में आके गिरेगा। जैसे लाइमन की बात करो इनफाइनाइट से 1 में, बामर की बात करें तो इनफाइनाइट से 2 में, उस वाले केस में मैक्सिमम होगा, ये आपके मिनिमम मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिलिकॉन, पढ़ो इसको बच्चों, सिलिकॉन कैन बी डोप्ड यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एज डोपेंट। कौन कौन को कर सकते हैं, silicon can be
doped using one of the following element as dopant. तो जो इसके टू गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप में तो क्या होगा बच्चों, आपके इस ग्रुप वाले आएंगे, तो इस ग्रुप वाले इसके जस्ट पास वाले होने चाहिए ताकि इसमें ओरिएंटेशन में डिस्टर्बेंस ना हो। तो बच्चों इसमें आर से निकाला जाएगा और फॉस्फोरस आ जाएगा इसमें, तो जो इसके इस सीरीज में बिल्कुल पास में होंगे तो इसमें कौन सा जाएगा, ए एंड सी आपका आंसर हो जाएगा। नाउ ये तो बहुत आसान है पहचानना। गिव बिलो आर द वी वाई पोटेंशियल वर्सेस आई ग्राफ for the different type of P and N junction diode marked A, B, C and D. Correct sequence of graph corresponding to the forward bias PN junction, Zener diode, photodiode, forward and reverse bias. तो forward and reverse bias के लिए ठीक है आपको बताना है कौन सा होगा। जीनर, फोटोडायोड और फिर सोलर। तो देखो बच्चों, पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस ये रहा फॉरवर्ड बायस में आता है पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन के लिए तो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। जीनर डायोड ये रिवर्स, ये देखो जीनर वोल्टेज, तो इसमें हो जाएगा आपके पास सी, रिवर्स बायस में चलता है ये जीनर ब्रेकडाउन जिसको अपन बोलते हैं। फोटोडायोड बच्चों ये रहा फोटोडायोड आपके ए में, और सोलर सेल में ये सबको पता होना चाहिए, तो सोलर सेल का है ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास बी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा ठीक है। ये ग्राफ बताने थे, ग्राफ को देख के। अ वायर carrying current I band as shown in the figure is placed in a uniform field B that emerges normally out from the plane of figure. The force on this wire is तो बच्चों फोर्स हम जो लगाएंगे, फोर्स जो लगाएंगे वो आई एल बी से लगाएंगे। आई हर है, एल इफेक्टिव लेंथ ये हो जाएगी पूरी इसकी, तो ये आर और आर 2R, तो 4R होगी टोटल। तो आई 4R इंटू बी, और आई एल क्रॉस बी है, तो ये आई एल क्रॉस बी है तो नीचे की तरफ आ जाएगा, डाउनवर्ड डाउनवर्ड, हाँ ये आ जाएगा इसमें आंसर। The refractive index of material of equilateral prism is √2। ठीक है, म्यू दे रखा है। The angle of minimum deviation of that prism is ये हो जाएगा 2I माइनस। अच्छा, म्यू -1 इंटू ए तक चले गए थे इसमें, तो इसमें द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म इज डेल्टा मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है अपने को √2, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ए 60 डिग्री हो जाएगा। इस वाले केस में मिनिमम है तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए था 60 डिग्री, तो R1 जो है वो 30 डिग्री हो गया। R1 अगर 30 डिग्री है
तो अपन आई निकाल सकते हैं यहाँ से। तो क्या करेंगे, साइन आई इज इक्वल टू √2 साइन 30 डिग्री। तो √2 इंटू 1/2, ये अपने आप 1/√2 आ जाएगा। तो साइन आई कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो इसमें रख दो डेल्टा मिनिमम में 2 इंटू 45 माइनस 60, तो 90 माइनस 60 30 डिग्री, 30 डिग्री आंसर है। द ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ इज वन ऑफ द एविडेंस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन आएगा बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन बहुत हैं। When a slab of insulating material is 4 mm thick is introduced between the plates of parallel plate capacitor, separation 4 mm। ये है, इसके अंदर 4 mm की, it is found that the distance between the plate has to be increased by 3.2 mm to restore the capacity of its original value। It is found that the distance between the plates has to be increased by 3.2। Okay, the dielectric constant of the material कितना होगा, ये अपने को बताना है। तो C इज इक्वल टू है A एप्सिलॉन नोट अपॉन D। ओके, तो बच्चों C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नोट अपॉन D, तो D और 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R इंटू T, इससे भी हम निकालते हैं। तो 4 mm, अच्छा अब कितना हो चुका है ये टोटल, 4 mm पहले था, अब ये 4 प्लस 3.2 और आ गया, तो मतलब 7.2 आ रहा है। तो 7.2 इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। तो ये 3.2 रह गया, फिर प्लस 4 अपॉन एप्सिलॉन R mm में, 3.2 प्लस 4 अपॉन एप्सिलॉन R इज इक्वल टू पहले वाले का, तो कितना था 4। ये इसको बराबर रखना है बच्चों, 4 माइनस 3.2 करोगे तो 0.8 आएगा, ठीक है। अब इसमें एप्सिलॉन आर निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसको इधर, तो 4 अपॉन 0.8, तो 40/8, ये 5 आ जाएगा, ऐसे हो जाए, ठीक है। तो 5 इसका आंसर होगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉपर बॉल ऑफ डेंसिटी 8 ग्राम पर cc एंड 1 सेंटीमीटर इज in diameter is immersed in the oil of density 0.8 gram per cc। The charge on the ball, if it is remains just suspended in oil in an electric field of intensity acting in the upward direction। तो बच्चों इसमें एक तो लगेगा mg, एक लगेगा इस पे बायंसी, डेंसिटी ऑफ ऑयल दे रखी है आपको 0.8 ग्राम पर सीसी,
और डेंसिटी ऑफ कॉपर ग्राम पर सीसी। फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है 600 पाई वोल्ट पर मीटर, अपवर्ड डायरेक्शन। तो आप इस पे चार्ज बताओ। डायमीटर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से करना है। तो इस पर Q इंटू ई भी ऊपर की तरफ लगा दो, तभी बैलेंस होगा ये। तो क्यू ई को किसके बराबर रख दोगे आप? एम जी माइनस एफ बी। एम जी कहाँ से आएगा? इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। रेडियस दे रखी है आपको, इसका वॉल्यूम आ गया। डेंसिटी किसकी आएगी? इसकी खुद की आएगी, कॉपर की, इंटू जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। डेंसिटी ऑयल की आ जाएगी इंटू जी। चार्ज हमको निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दे रखा है 600 पाई। बच्चों सोल्व किया जा सकता है बहुत आराम से, जस्ट इस कैलकुलेशन है बस ये, जो आप आराम से कर सकते हो। चाहो तो देखो पाई से पाई ये जैसे कट भी रहा है, 4/3 आर क्यूब, जी कॉमन ले लो, रो कॉपर में से निकाल दो, 8 में से 0.8 माइनस कर दो, और 600 एंड क्यू। बच्चों ये कैलकुलेशन करनी है आपको, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आंसर आपको मिलेगा ये सेकंड वाला, 2 इंटू 10⁻⁻5, ये आ जाएगा इसमें चार्ज, ठीक है। ये कैलकुलेशन करनी है अपने को। नेक्स्ट देखो, ए मेटल वायर इज सस्पेंडेड टू द कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मेटल वायर इज इंक्रीज्ड, द drift velocity of the electron is in। तो देखो क्या होगा इसमें, पढ़ो इसको। देखो टेम्परेचर आपने बढ़ाया ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो कोलिजन है वो इंक्रीज कर जाएगा। बट थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे इंक्रीज करेगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिकॉज वहाँ पे रिपीटेड कोलिजन ज़्यादा होने वाला है, इसके कारण उनकी मूवेबिलिटी कम हो जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। फॉर द गिवन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में बच्चों ये 8 हो जाएगा, 8 और 8 4 हो जाएगा, 4 4 4 12 हो जाएगा, 12 12 6 हो जाएगा, 6 6 6 18 हो जाएगा, 18 ओम आ जाएगा इसमें। अ सेल ऑफ 1.1 वोल्ट, ठीक है। इसमें क्या किया अपन ने? कॉम्बिनेशन को देखा है। ये 4 4 8 हो गया, 8 और 8 पैरेलल में बच्चों 4 हो जाता है। ये जो 4 है ये सीरीज में हो गया, 4 4 4 12, 12 और 12 सीरीज पैरेलल में है, तो ये 6 हो जाता है, हाफ हो जाता है उसका, 6 हो गया। ये 6 6 6 18 ऐसे किया। नेक्स्ट, a cell of 1.1 volt internal resistance 0.5 ohm is connected to a wire of resistance this much, ठीक है। another cell of the same EMF is now connected in series with the intention of increasing the current, but the current in the wire remains the same। the internal resistance of second cell कितना होगा ये बताना है। तो 1.1 0.5, तो इसमें करंट जो आई है अपने पास 1.1 अपॉन ये 0.5 1 ही हो गया ये तो 1.1 एम्पियर आ रही है करंट। अब ये बोल रहा है अनदर सेल ऑफ द सेम कनेक्टेड इन सीरीज,
now connected in series with the internet, but the current in the same wire in the another cell of same EMF. EMF मतलब ये तो 1.1 है, इसका पता नहीं है, और ये है 0.5. तो बताओ अभी भी करंट इंक्रीज नहीं हुई, वही करंट आ रही है. तो I इज इक्वल टू, ये तो देखो बच्चों 2.2 हो जाएंगे. 1.1 एम्पियर करंट आने के लिए इधर 1.1 कब आ सकता है? ये जब इधर ये 2 हो जाए. तो ये 2 कब होगा? 0.5 और 0.5 तो बच्चों 1 हो जाएगा, और ये कितना होना चाहिए? 1 हो. तो ये 1 और 1 2 हो जाएंगे. तो अब तब फिर ये 1.1 एम्पियर आ जाएगा. इसका मतलब ये 1 ओम होना चाहिए. ठीक है, इस तरीके से करेंगे, थोड़ा कॉमन सेंस भी काम में लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. PQRS are the 4 wire of resistance 3, 3 and 4 ohm respectively. They are connected to form the 4 arm of Wheatstone bridge circuit. The resistance with which S must be shunted in order that the bridge may be balanced. Okay, PQRS are 4 arm of, they are connected to form the 4 arm of Wheatstone bridge. अच्छा जी. तो हम इसको PQRS मान रहे हैं. 3, 3, 3, 4 ओम. PQ the resistance with which S must be shunted. इसके अपन कितना लगाएं जिससे ये भी 3 ओम बन जाए? ये अपने लिए है, तो पैरेलल में लगाएंगे अपन. तो पैरेलल में लगाएंगे तो 1/3 अपने को चाहिए. 4 ऑलरेडी लगा हुआ है, 1/R. तो इसको बच्चों 4R करेंगे तो 4 + R हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 4R = 12 + 3R आ जाएगा. तो ये तो R = 12 आ गया. 12 लगा दो बच्चों तो आपका काम हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ थिन bar magnetism, if it is bent into now the new magnetic moment will be. इसको ऐसे मरोड़ दिया है. इसकी इफेक्टिव लेंथ पहले मान लो QM पॉली स्ट्रेंथ इंटू मान लो लेंथ L थी इसकी. अब इसकी पॉली स्ट्रेंथ तो वही है, लेकिन जो L है वो πr में चला गया है, और इसकी इफेक्टिव लेंथ जो है वो 2r हो चुकी है. तो अब ये m' जो होगा वो QM तो है, लेकिन इसकी लेंथ 2r है. अब r कहाँ से लाएंगे? यहाँ से लाएंगे L/π से. तो QM 2r को लिख देंगे L/π. L/π. तो QM × L, वो तो पहले वाला M ही हो गया. ये लो 2m/π. बच्चों ये आंसर हो जाएगा इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड इन ट्रांसफार्मर मस्ट हैव फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ. ठीक है, ये आप देखो 41 में देखो. क्वेश्चन नंबर 41. हाई परमिबिलिटी एंड लो रेसिस्टिविटी, लो हिस्टेरिसिस लॉस. ये लॉस तो अपन वैसे बहुत कम ही चाहते हैं,
तो ट्रांसफार्मर में अपने को क्या चाहिए बच्चों, हाई परमिएबिलिटी चाहिए, जिससे एक तरीके से मैग्नेटाइज हो सके, ठीक है। तो हाई परमिएबिलिटी एंड लो हिस्टेरेसिस। नाउ रीड दिस क्वेश्चन, a conducting ring of radius r is placed in the varying magnetic field. Ring of radius r is in varying magnetic field to the plane of the ring. If the rate at which the magnetic flux d b by dt वो कितना है, x है, द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ऐसा कुछ है, ये रिंग है, इसका मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए तो हम इज इक्वस टू ई वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर लगा सकते हैं, ठीक है। और इसको आई इंटू आर, डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी, तो ए बाहर आ जाएगा और डी बी बाई डी टी आ जाएगा इधर। तो ए तो बच्चों पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसमें, रेडियस डी बी बाई डी टी अपने को दे रखा है, एक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को निकालना है, इसकी लेंथ 2 पाई आर है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अकॉर्डिंग टू तो अपने निकालना क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द रिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आर से तो एक आर कट गया, पाई से पाई कट गया, तो ये आ जाएगा बच्चों अपने पास आर एक्स बाई टू, आर एक्स बाई टू, आर एक्स बाई टू, ये हो जाएगा इसमें। यहाँ पे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ जो चेंज हो रहा है उसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक, ठीक है, फील्ड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 hertz AC current of crest 1 ampere is to the primary of transfer if the mutual inductance between the primary and secondary coil is 0.5 Henry, then the crest voltage induced in the secondary will be, कितना होगा ये अपने को बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, तो 50 हर्ट्ज अपने को दे रखा है बच्चों इसने, और द प्राइमरी एंड सेकेंडरी द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ये आपको दे रखा है। तो ये होता है बच्चों फाई इज इक्वल टू एम आई, तो अगर मैं इसको डी फाई बाई डी टी अपन करें, इसको एम डी आई बाई डी टी इसको करें अगर, ठीक है, तो ये आपका ड्यूस डी एम एफ आ जाएगा डी आई बाई डी टी। आई को अपन क्या लिख सकते हैं, आई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट की वैल्यू 1 है, साइन ओमेगा टी आप लिख दो, इसको डी आई बाई डी टी करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा कोस ओमेगा टी, और ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ठीक है, इसको यहाँ पे रख दो m इंटू ओमेगा एंड कोस ओमेगा टी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए 1 हो जाएगा। तो m आपको दे रखा है 0.5 और ओमेगा कितना है 50 हर्ट्ज, फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। टू पाई इंटू 50, तो ये हो गया अपने पास 0.5, 0.5 हो जाएगा बच्चों, पाई हो जाएगा 50 100 हो गया है, और 0.5 3.14 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जाएगी इसमें। इफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज 0.5, टेस्ट वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। बच्चों इसको सोल्व करना है अपने को, इसको सोल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी वो 100 वोल्ट के आसपास आएगी। इसको केवल सोल्व करना है, जो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन, ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ डायमीटर 0.1 मीटर एंड इतने टर्न्स हैं पर मीटर एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, ए कोइल ऑफ
100 टर्न्स एंड रेडियस इतना है, इज प्लेस्ड विद द एक्सिस coinciding with the solenoid. The current in the solenoid is reduced at the constant rate of this much. The resistance ये है, then the total charge. तो बच्चों टोटल चार्ज के लिए डेल्टा फाई अपॉन आर ये लिखते हैं अपन यहाँ पे, और डेल्टा फाई कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स तो इसके खुद के हो जाएंगे, और ये हो जाएगा बच्चों बी मल्टीप्लाइड विद ए, और वो मैक्सिमम है डिवाइडेड बाय आर है। नंबर ऑफ टर्न्स किसके, कॉइल के। ठीक है, पहले इसको फॉर्मूला पूरा लिख ले, म्यू नॉट एन आई ए अपॉन आर। तो कॉइल जो है, ए कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, तो इसके 100 टर्न्स लिख दो, म्यू नोट हो जाएगा 4 पाई 10⁻⁻⁷, और एन ये आपको दे रखा है 10 पर मीटर, ये रहा स्मॉल एन। तो 2 इंटू 10⁻⁴, आई दे रखा है अपने को इसमें, along solenoid diameter this much has at the center of the solenoid radius ये है इसकी, placed with the axial, the current in the solenoid reduced to the constant rate of, ठीक है ओके। इसमें चेंज करने से ये आया है, तो चेंज देखो, चेंज कितना हुआ इसमें 4 तक, 4, और एरिया कितना हो जाएगा बच्चों इसमें, रेडियस दे रखी है आपको इसमें, तो पाई और 10⁻⁻⁻² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 पाई स्क्वायर। रेस्ट इज जस्ट कैलकुलेशन, पाई 2 बार पाई है, कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। सोल्व करोगे तो आपको ये 32 माइक्रो कूलम, ठीक है किया हुआ है ये सोल्व, तो इसको सोल्व करोगे ना इस वैल्यू को सबको रख के, तो आपको मिल जाएगा 32 माइक्रो कूलम, ये लगेगा इसमें फॉर्मूला। लोअर हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ओपेक, ओपेक मतलब उसको हाथ लगा के आपने बिल्कुल उसमें से नहीं जा रही है रेज। Which of the following statement describe the image of the object placed in the front of? तो इंटेंसिटी बच्चों कम हो जाएगी, इंटेंस इमेज गेट रिड्यूस्ड। हाफ इमेज ये भी गलत है, नो चेंज इन द इमेज, इमेज में डिस्टेंस ये होगा, हाँ ये हो जाएगा इसमें। इंटेंसिटी वो है जो कम हो जाएगी, पहले 10 रेज से मिल रही थी अब 5 से मिल रही है, ऐसा कुछ। 2 slits are made 0.0 mm apart and the screen is placed 2 meters away. The fringe separation when a light of wavelength is used is 2 slits, तो बीटा lambda capital D upon small d. तो the fringe separation when the light of fringe separation, बीटा पूछा है बच्चों, तो lambda दे रखा है 500 नैनो 10⁻⁻⁹, कैपिटल D 2 मीटर, ये 0.1 10⁻⁻3, कैलकुलेशन केवल ये हो जाएगा 10⁻⁻4, ऊपर हो जाएगा ये 1000 मतलब 10⁻⁻6 रह जाएगा फिर ऊपर, और 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ मतलब 10⁻⁻2 मीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो, फॉर एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है आपको 10 मीटर मतलब सेंटीमीटर, और आई पीस की दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ट्यूब लेंथ, मतलब ट्यूब लेंथ में दोनों ऐड हो जाएंगी, दोनों ऐड होती हैं क्योंकि वो उसके फोकस पे और उसका फोकस से वो फिर इन्फाइनाइट पे इमेज बनाती है। 010 सेंटीमीटर में लिखेंगे अपन। और मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन एफ नोट अपॉन एफ ई से निकालते हैं, एफ नोट अपॉन एफ ई मतलब 1000 डिवाइडेड बाई 10, 100,
100 ये आ जाएगा बच्चों इसमें। अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो बच्चों रेडियस जो होता है प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है। स्पीड की बात करें तो जेड अपॉन एन होता है। एनर्जी की बात करें तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है। अब देख लो जो पूछा इसने, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन, रेडियस एरी गलत है। स्पीड ऑफ द ऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n, स्पीड सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर, बिल्कुल सही है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट ठीक है, एन स्क्वायर ये सही है। बी सी डी सही है, सही पूछा होगा, द करेक्ट बी सी डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए फुल वेव रेक्टिफायर इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज दिस मच देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी 100 टाइम्स हो जाती है इसकी, क्योंकि इनपुट आपके आप ऐसे देते हो, आउटपुट में इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डबल हो जाएगी, क्योंकि यहीं पे इसका टाइम पीरियड है। इसका टाइम पीरियड ये है, इसका टाइम पीरियड हाफ हो गया, तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया विद द डायपोल मोमेंट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये फील्ड है ऐसे, और आपने डायपोल को भी ऐसे रख दिया -q और +q। यहाँ पे फील्ड ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो इस पे फोर्स भी लगेगा, फोर्स तो लगेगा, टॉर्क 0 होगा, ये हो जाएगा। ओके बच्चों, इस तरीके से अपन कर सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट रहता है इसके अंदर, थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट रहता है। ओके बच्चों, सो दिस इज़ फॉर टुडे। ठीक है, तो ये अपना डिस्कशन था, और आप देख सकते हो काफ़ी आराम से हम कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा नहीं होता है। लेकिन ये है कि आपको थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बेसिक्स अच्छे होने चाहिए। उसके लिए अपन काम करेंगे, बढ़िया मेहनत करेंगे, निकालेंगे पेपर को बढ़िया से। ओके।